Okay, students, good evening. So, I have written all these important examples for the entropy where we have to see the entropy. ठीक है ना? तो कहाँ पे entropy क्या कैसे बिहेव करती है ऐसे, क्योंकि कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे और काफ़ी बच्चों के आंसर्स गलत आए। तो आई थॉट कि मैं ऐसे करके एक आपको एग्जांपल सारे के सारे लिख दूँ और आपको समझा दूँ कि कब क्या कैसे एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो बेटा वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। पहले सबसे पहले हमने एंट्रोपी को देखा कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या होगा एंट्रोपी के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं। तो जब ग्रेफाइट से डायमंड जाते हैं, हमें पता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। ठीक है ना? और ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट होता है लुब्रिकेंट। ठीक है ना? उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है। दैट मीन्स वो वीकली बॉन्डेड होते हैं। जब उसके जो जो उसमें फोर्थ बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास वंडरवॉल फोर्स का बॉन्ड। ठीक है ना? जो लंदन फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है। तो ये वाले बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा कैसा होता है, कम हार्ड होता है। लेकिन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस वी नो। और हमें पता है कि हार्डनेस अगर बढ़ेगी, अगर हार्डनेस बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव होने के लिए उनकी मतलब उनकी जो रेंडमनेस होगी, एक मूवमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेंडमनेस डिक्रीज होती है तो हमारा क्या डेल्टा एस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए इस केस में हमारा डेल्टा एस क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी हमारा ग्रेफाइट से डायमंड की तरफ जा रहे हैं तो हमारा डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एस डिक्रीज करेगा मतलब डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट इज नीचे का मतलब ये डेल्टा एस डिक्रीज का मतलब ये कि ये डेल्टा एस जो है आपका वो नेगेटिव है। ऐसे ही रस्टिंग के केस में जाते हैं। रस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, अभी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे ये कि जब हम देखेंगे कि रस्टिंग जो एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन होते समय क्या होता है, हमारी एक जो मेन हमारा मेटल है, फॉर एग्जांपल आयरन के पे रस्टिंग हो रही है। आयरन जो होता है वो किसमें, उसके आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई सॉलिड चीज़ किसी एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो ये वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में एक सॉलिड से क्या किस में कन्वर्जन होता है, एक एक्वस मीडियम में कन्वर्जन होता है। अगर सॉलिड से एक्वस मीडियम में कन्वर्जन होगा तो डेफिनेटली श्योर शॉर्टली क्या होगा, हम लोग सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं और लिक्विड जाएंगे तो रेंडमनेस हमारे जो पार्टिकल्स है उसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है तो वो ईजिली मूव कर सकते हैं इस समय पार्टिकल्स। और जैसे ही ऐसा होगा तो जो आयंस होंगे जैसे ये बनेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो एस होगा हमारा इंक्रीज कर जाएगा तो डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर डेल्टा एस हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है ना? यहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव आता है, ऊपर में डेल्टा एस मेरा आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट हम जो प्रोसेस ले रहे हैं वो ले रहा हूँ मैं डिसोल्यूशन का। कल भी मैंने बात करी थी कि डिसोल्यूशन के प्रोसेस में एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों करती है डिसोल्यूशन के प्रोसेस में, फिर से हमने क्या किया, सॉलिड से एक्वस फॉर्म में गए, हमने कोई चीज़ मिलाई पानी में तो क्या हुआ, एक्वस फॉर्म में गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने H4Cl को वाटर में ऐड कर दिया, पानी में मिलाया, इसमें ऐड कर दिया मैंने वाटर, तो क्या होगा, ये NH4 एक्वस और Cl एक्वस, ये दोनों एक्वस आयंस बन गए। और जैसे हमने कहा कि एक सॉलिड से बन के चेंज हो गया एक्वस में तो क्या बनेगा हमारे पास, एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। और सीधी सी बात है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन है तो इंक्रीज करनी रैंडमनेस बढ़ेगी। जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है कि अगर हमने कोई एक्वस आयंस लिए हैं और वो मिल के क्या बनाते हैं, एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। दैट मीन्स एक सॉलिड कन्वर्जन हुआ है। ठीक है ना? यहाँ पर एक्वस से सॉलिड में चेंज हुआ है, एक्वस से सॉलिड चेंज होगा तो इसका मतलब हम लोग की रैंडमनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि एस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एस डिक्रीज करेगा तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर डेल्टा एस मेरा कैसा आता है, नेगेटिव आता है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट था ऑन बॉइलिंग ऑफ एग। एग जब बॉयल होता है तो बहुत एक बायो वाले स्टूडेंट्स को शायद पता हो या फिर आपको समझनी है ये बात कि एक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, प्रोटीन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हमें सिंपल सी बात है, हमें समझना है कि बॉन्ड अगर ब्रेक हो, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जब आपके बॉन्ड्स जो होंगे ब्रेक होंगे तो उस समय पे जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में मूवमेंट इंक्रीज करेगा, उनकी रैंडमनेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब हमें इस बात समझ में आ रही है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो वो फ्री टू मूव हो जाएगा। और जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हुए बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज करेगी। अगर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एस पक्का है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई इन दिस केस द डेल्टा एस इज पॉजिटिव। बच्चे बोलते हैं कि सर सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हुआ वो सॉलिड थोड़ी है, वो एक कोलाइड है। ठीक है ना? जो एल्बुमिन होता है हमारा, जो सॉलिड फॉर्म में आता है वो कोलाइड होता है, वो एक जेल फॉर्म है। ठीक है ना? और उस जेल फॉर्म में जो पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, प्रोटीन के बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि बॉयल करने पे प्रोटीन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इस ब्रेकिंग की वजह से क्या होता है, हमारा डेल्टा एस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वैसे भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें किसी चीज़ का,
अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस बात को बहुत ध्यान देंगे कि किस केस में एंट्रोपी हमारी बढ़ रही है घट रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही नहीं लिखा। जिन्होंने सही नहीं लिखा उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड की स्ट्रेचिंग में कई बच्चों ने लिखा कि एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज, आपने क्या रीज़न बच्चों ने लिखा है कि कई बच्चों ने क्या लिखा रीज़न कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रबर बैंड को खींचोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन उस वॉल्यूम के इंक्रीज होने पे क्या उसके पार्टिकल की रैंडमनेस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये भी तो देखिए आप। क्या उस वॉल्यूम इंक्रीज में क्या वो पार्टिकल फ्री है मूव होने के लिए? आपने किसी चीज़ को पकड़ के खींचे, स्ट्रेच कर दिया, अब ये मान लो मैंने ये पेंसिल इसको स्ट्रेच कर दिया तो उसके पार्टिकल्स हिल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हिल पा रहे? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, अलाइंड है, एकदम सारे पार्टिकल्स अलाइंड है तो हिल नहीं पा रहे। लेकिन जैसे मैंने रबर बैंड को लिया, फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड उठा लेते हैं, रबर बैंड है मेरे पास, हाँ मेरे पास रबर बैंड है, मैं रबर बैंड का एग्जाम करता हूँ। ठीक है, रबर बैंड, ओके, देखिए ये है रबर बैंड, ठीक है ना, ये रबर बैंड है। तो रबर बैंड को मैंने बोला कि अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रेच किया तो इस समय जो इसका मूवमेंट है, देखिए ये अब आवाज़ भी नहीं आ रही है कुछ, लेकिन जब मैं इसको छोटा बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करेगा उस समय पे कितना ज़्यादा इसका मूवमेंट है, ये देखिए। और जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, अब देखो वाइब्रेशन कितना आएगा, वाइब्रेशन आ रहा है क्या? उतनी ही स्पीड से वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की रैंडमनेस डिक्रीज हुई ना। देखो जब स्ट्रेच नहीं करा था तो पार्टिकल ज़्यादा मूव कर सकते थे, ये देखिए, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो पार्टिकल इजीली नहीं, ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, तो रैंडमनेस से क्या हुआ, डिक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ मैंने बहुत ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पार्टिकल्स को ऐसे अलाइन कर दिया। अब अलाइन करने के बाद ऐसे अलाइनमेंट हो चुका जब पार्टिकल्स का, इस समय पे ये पार्टिकल्स अब मूव नहीं कर सकते, तो रैंडमनेस क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। तो रबर बैंड स्ट्रेचिंग में रैंडमनेस डिक्रीज होती है, रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो हमारा डेल्टा एस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा डेल्टा एस मेरा, नेगेटिव। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि जब हम लोग रबर बैंड स्ट्रेच कर रहे हैं तो वहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलेटेड इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये आपको कॉपी में करना है, लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन। द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड टू स्टीम, ठीक है ना। लिक्विड से स्टीम बनाना था तो मेरे को इंथैल्पी चेंज करा तो मेरे को कितना लगा उसमें इंथैल्पी चेंज, 40 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या चीज़ दे रखी है मेरे पास, दिस इज डेल्टा एच, डेल्टा एच दे दिया है, गिवन क्या है हमारे पास, ये डेल्टा एच एट 400 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है, 400 केल्विन दिया है। तो क्या हम जब भी हम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं तो हमें कौन सी यूनिट में लिखना होता है, केल्विन में। ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ तो केल्विन ही लिखेंगे। पूछा गया फाइंड डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस, हमें डेल्टा एस निकालना है। मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, देखिए इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि डेल्टा एस क्या होता है। डेल्टा एस किसी भी समय पर डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच बाय टी होता है, ठीक है ना। हमें डेल्टा एस निकालना है, ये पता है, ठीक है ना। तो एक जनरल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 40 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है मैंने, और ये 400 केल्विन में है, ठीक है ना। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आएगा 0.1 किलो जूल पर केल्विन पर मोल आया। इसको किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। समझ में आया बेटा आपको? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इंथैल्पी चेंज हो रही है कि ट्रांजिशन में लिक्विड से स्टीम, यानी कि एक लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हो आप। उस समय पे जो डेल्टा एच था वो ये था, गिवन था। और उस समय पे हमारी जो एंट्रोपी चेंज हुई वो पूछी गई और टेम्परेचर हमें बता दिया गया, टेम्परेचर आपने इतना रखा था, ठीक है। सिमिलरली मैं चाहूँगा कि आप ये 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। आपको डेल्टा एस बताने की इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है एक एक रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए इंक्रीज़ कर रहा है, इस रिएक्शन के लिए क्या कर रहा है, इस रिएक्शन के लिए क्या कर रहा है, इस रिएक्शन के लिए क्या कर रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन मैं भेज भी दूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, ये आपको करना होगा एज ए असाइनमेंट, ठीक है ना। नॉट टुडे, जिस दिन असाइनमेंट की टर्न होगी मैं उस दिन आपको ये भेज दूंगा, आप ये करोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस के जो क्या कहते हैं आंसर्स हैं, ये मैं आपको उसी दिन के बाद बताऊंगा जब आप मेरे को असाइनमेंट जमा कर दोगे। आपको सोचना है कि क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, ये प्रेशर बढ़ाया या प्रेशर घटाया, मैंने सब कुछ लिख रखा कि यहाँ प्रेशर बढ़ाया, यहाँ प्रेशर पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो इस समय पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप डेल्टा एन जी देखोगे, सब चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे और मेरे को बताओगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, तो उससे क्या आपका एंट्रोपी में फ़र्क आएगा। क्योंकि हमने इफेक्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हमने देख लिया है कि एंट्रोपी पे क्या होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़नी है वो क्या है कि ये जो हमने पढ़ी अभी तो इतनी देर से एंट्रोपी है किस लिए पढ़ी। तो अब हम चलेंगे इसके इंट्रोडक्शन पे, किसके, सेकंड लॉ के, ठीक है ना।
इंट्रोडक्शन टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स का क्या है? तो इसको अंडरस्टैंड सोचने के लिए समझे। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एंट्रोपी। अभी पहले स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे थे हम बहुत टाइम से। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? जो प्रोसेस अपने आप हो जाए वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है, जो प्रोसेस अपने आप ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ठीक है ना? तो अगर हमें स्पॉन्टेनिटी को समझना है तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इंट्रोपी का क्या रोल है स्पॉन्टेनिटी होने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के होने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होता है तो उसके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, मतलब रेगुलरली क्या होता है कि अगर आप बाहर से कोई एनर्जी ले सको और रैंडमनेस को बढ़ा सको तो वो प्रोसेस होना ज़्यादा इजी होता है। मतलब कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ इजीली जाती है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आती है, लेकिन स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ आराम से जाती है। ठीक है ना? तो इसलिए जब डेल्टा एस हमारा इंक्रीज होता है, व्हेनेवर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस होते हैं। तो अ प्रोसेस विच इज अंडर सम गिवन कंडीशन दैट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। मतलब अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो जाए, ठीक है ना, या तो अपने आप हो जाए या इनिशिएट करके हो जाए, तो वो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। तो अगर हमारा डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस हैं। मैं बार बार चांसेस हैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि स्पॉन्टेनिटी सिर्फ अकेली इंट्रोपी पे डिपेंड नहीं करती है, या पहली इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है। वो डिपेंड करती है कि इन दोनों का समेशन कैसा है। ठीक है ना? तो उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी से बताएंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोसेस विच अंडर सम सर्कमस्टांसेस। हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस विच अंडर सम गिवन कंडीशन दैट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन, और अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज सिंपली अ प्रोसेस विच इज फिजिबल एंड अकर बाय इट्स ओन। जो प्रोसेस अपने आप हो जाए, आपको कोई उसमें एनर्जी ना देनी पड़े, वो सराउंडिंग से एनर्जी अपने आप ले और वो प्रोसेस हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हो? आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बुलाते हो। फॉर एग्जांपल, चाय को अगर आप ठंडा करना चाहते हो, तो अगर आप ठंड में बैठे हो और चाय को ठंडा करना चाहते हो तो वो अपने आप ठंडी होगी। ठीक है ना? आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसमें से हीट निकालनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हीट वो रिलीज करेगा। ठीक है ना? पानी अगर आपने सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में भेजना है तो वो पानी अपने आप वहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर नीचे से ऊपर पानी भेजना है तो वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी, यानी कि आप उसको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये बात हमको समझ में आ रही है कि क्या आपका जो प्रोसेस है वो कब स्पॉन्टेनियस होगा? जब उसमें आपको उसको कराने में आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, जो कि अपने आप हो जाए। ठीक है ना? अगर आपको कराना पड़ेगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने लिखा हुआ अदरवाइज द प्रोसेस इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कब तक स्पॉन्टेनियस है? जब तक ये खुद हो रहा है। अगर ये खुद से नहीं होगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको कुछ लिख रखे हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। पानी में जब आप नमक घोलते हो तो ईजिली घुल जाता है, अपने आप घुल जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊपर से इसमें क्या हो रहा है? एंट्रोपी आपकी इंक्रीज भी कर रही है। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो आपकी फेवरेबल है। ठीक है ना? कि अगर प्रोसेस पहले सोचो कि अगर प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा तो वो अपने आप होता है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करना ईजी है, एनर्जी लेने के लिए तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना। तो अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो प्रोसेस अपने आप होगा। दूसरा, उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी रिलीज भी कर रहा है, तो वो प्रोसेस डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा, अपने आप होगा ही होगा। ऐसे ही इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। अब ओपन वेसल में पानी आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद पानी जो पड़ा होता है वो उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि वोल्टिलिटी होती है पानी के पास। ठीक है ना? तो जो टॉप सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो वो उड़ जाते हैं। ठीक है ना? तो वो एनर्जी ऑलरेडी पानी के पास होती है, उसमें से वो एनर्जी लेता है या सराउंडिंग से एनर्जी लेता है और वो पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है? वो कैसा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इवेपोरेशन अपने आप होता है। ठीक है ना? उसके इवेपोरेशन करने के लिए आपको स्पेशली अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको इवेपोरेशन जल्दी कराना है तब आपको हीट जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन इवेपोरेशन के लिए आपको हीट नहीं देनी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन जो होता है वो लेस देन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होता। उससे पहले जो टॉप सरफेस से पार्टिकल लीव करना शुरू करते हैं उसे इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन वेपोराइजेशन किस पे होता है? आपके बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे जब आप जाके किसी चीज़ को हीट करते हो तो और वो चेंज कर जाती है, अपनी फेस को चेंज कर जाती है, तो उसको आप क्या कहते हो? आप उसको कहते हो वेपोराइजेशन। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। और क्या इवेपोरेशन में डिफरेंस था? तो इसलिए वेपोरेशन क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी क्या होगा? एक कैसा प्रोसेस होगा?
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो कोई गर्म चीज़ को और किसी ठंडी चीज़ को आप एक साथ चिपका के रख दोगे तो क्या होगा, जो गर्म वाले पार्ट है वहाँ से हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी ठंडे वाले पार्ट पे, और दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता वो हीट ट्रांसफर होती रहेगी। ऐसे ही फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन द हिल, मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे अगर आप पानी आएगा तो उसको पानी को भेजने में आपको कोई उसमें मेहनत नहीं करनी, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा जो ऊपर पानी है और नीचे वाले की पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है और उस पानी को लूज़ कर रहा है। तो इस समय भी आपका प्रोसेस क्या है, आपका स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। अब इनिशिएशन से कैसे होता है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए आपको इनिशियली एक स्पार्क देना होता है। एक पहले इलेक्ट्रिक स्पार्क के बाद क्या होता है, ये प्रोसेस अपने आप होता है। कैसे होता है इसको जानते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे आप मिलाओगे तो कभी नहीं मिलते हैं जब तक आप उसमें एक स्पार्क ना दो, लेकिन जैसे आप स्पार्क दोगे तो पहले ये मिलेंगे, वाटर बनेगा। वाटर बनने के साथ साथ ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इसको स्टार्ट कराने के लिए तो आपको कुछ देना पड़ा, इनिशिएट करना पड़ा, लेकिन ऐसे ही आपने इनिशिएट किया तो क्या हुआ, जब वाटर बना तो यहाँ से हीट रिलीज हुई। वो हीट की कहाँ यूज़ होती है, वो हीट दोबारा ये दोनों यूज़ कर लेते हैं, किसके किसके लिए, मिक्सअप होने के लिए। मिक्सअप होने के लिए वो हीट दोबारा यूज़ करते हैं, फिर से क्या होता है, यहाँ से हीट रिलीज़ होती है और फिर से हाइड्रोजन वाटर बनता है, हीट रिलीज़ होती है, फिर से दोनों H2O2 जो मिक्स होते हैं, फिर से वाटर बनता है, हीट रिलीज़ होती है। मतलब आपको पहला स्टेप कराना था, एक बार उसको धक्का देना था काम करने के लिए, उसके बाद वो काम करना शुरू कर देता है। यानी कि जो प्रोसेस जस्ट इनिशिएशन से, एक इनिशिएशन देने के बाद अपने आप होते हैं, उनको भी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के काउंट में रखते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, और बाय इनिशिएशन। तो इनिशिएशन को समझने के लिए, तो जो फोर्स हमें स्टार्टिंग में देना होता है इनिशिएट कराने के लिए, उस फोर्स को हम बुलाते हैं फोर्स ऑफ इनिशिएशन। द फोर्स ऑफ इनिशिएशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। क्या बुलाते हैं उसको हम, ड्राइविंग फोर्स। तो एक फोर्स जो कि हमारे प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, उसको हम क्या बुलाएंगे, ड्राइविंग फोर्स। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स ऑफ इनिशिएशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। तो जितना भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। दीज आर द प्रॉपर नोट्स, जो भी आपको समझाया मैंने उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो अभी आपको ये बात मैंने समझा दी कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, और कैसे इनिशिएशन से प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि सेकेंड लॉ में कहा क्या। अभी इंट्रोडक्शन में करा रहा था आपका सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको आगे क्या करते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग की क्या थी स्टेटमेंट सेकंड लॉ की, ठीक है ना। तो हमने स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ लिया, अब सेकंड लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या कहती है, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल। कैसे प्रोसेस होते हैं, थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कि जो प्रोसेस अपने आप होगा, अगर अपने आप हो गया वो प्रोसेस तो वापस वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आप उसको वापस करने के लिए कोशिश करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से आपको वहाँ पर वर्क कराना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिस काम को एनर्जी दे के करना पड़ता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और उनको आप दोबारा से वापस नहीं कर सकते बिना किसी एनर्जी के, ठीक है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस और प्रोसेस, और दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन ओनली बी रिवर्स्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। जो मैंने आपको बोला कि जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, अगर उसको आपको रिवर्स कराना है तो आपको उसको ओनली अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि बाहर से अगर आप कोई और फोर्स लगाओगे तो वो प्रोसेस रिवर्स में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था कि पानी अभी अगर ऊपर से नीचे चढ़ाना था, जब फर्स्ट फ्लोर से नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे आपने टंकी रखी हुई, आपने नल खोला, पानी अपने आप आता है, ठीक है ना। क्या आप नल बंद करने के बाद अगर आप नल से पानी को भेजना शुरू करोगे, नल के साथ पानी लगा दोगे या बाल्टी को टच करा दोगे नल पे, तो क्या वो पानी वापस ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा। तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक आप नीचे से ऐसा एक फोर्स नहीं दोगे जो पानी को ऊपर धकेले, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ वाटर अप द हिल नीड्स द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मोटर, ठीक है ना। Flow of water up the hill needs the external force of motor which is a driving force or a force given by external agency, ठीक है ना। ये मोटर का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल एजेंसी का फोर्स है, और जो काम हम एक्सटर्नल एजेंसी के फोर्स की हेल्प से कराते हैं वो काम क्या कहलाता है हमारा, दैट वर्क इज नोन एज दैट प्रोसेस नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी का फोर्स लगाना पड़ता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो अपने आप होगा, लेकिन उसका रिवर्स कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस जस्ट क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जो प्रोसेस एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, दूसरी डायरेक्शन में कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क इज इम्पॉसिबल, ये लास्ट स्टेटमेंट थी। इसका कहने का मतलब ये था, स्टेटमेंट में इन्होंने ये बताया कि आप कभी भी कोई काम करते हो, ठीक है ना, तो बीच में कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है, ठीक है ना। आप ये सोचो, ऐसे समझ लो कि जैसे कि जो ब्रोकर्स होते हैं, जो लोग सामान बेचते हैं, मतलब कि आपके जो जो ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं,
एक आदमी की ज़मीन जो होती है वो दूसरे आदमी को बेचते हैं, ठीक है ना। जो काम शॉपकीपर करता है वही वही वो काम वो भी कर रहे हैं। जैसे शॉपकीपर क्या करता है, जो कंपनी सामान बना रही है उससे सामान खरीदता है और फिर आपको वहाँ पर स्टोर पे अवेलेबल कराता है, आप स्टोर से खरीदते हो और ले जाते हो, ठीक है ना। लेकिन इस प्रोसेस में क्या उसने जितने में सामान खरीदा उतने में ही आपको दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक आर्टिकल खरीद रहा है, वो 10 रुपये का खरीदा, तो क्या वाह आपको 10 रुपये में ही बेच रहा होगा? नहीं। अगर उसको ऐसा करना होता तो वो ये काम करता ही क्यों? जब उसको कुछ मिलेगा नहीं तो वो ये काम करेगा ही क्यों? कोई भी कोई काम करता है तो उसमें क्या करता है वो, कोई भी हम अगर हम कोई काम करा रहे होंगे तो क्या होगा उसमें, श्योर शॉट की बात है कि उसमें क्या होगा, उसमें हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो ही होगा। मतलब जो एनर्जी लॉस क्या है, वही जो जो आपने मान लो 10 रुपये की चीज़ थी वो 12 रुपये में बेची, जो 2 रुपये आपने एक्स्ट्रा लिए, दैट 2 रुपीज़ जो उसकी जेब से एक्स्ट्रा गए उस चीज़ के लिए, वो दैट इज़ द लॉस, ठीक है ना। तो कोई काम कराने के लिए आपने कोई मेहनत करी, जो आपने हीट और वर्क दिया, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट कभी भी नहीं होता, देर इज सम लॉस ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये जनरल रूल कहता है। अगर आप आइडियली मान के चलोगे तो कोई लॉस नहीं होता, लेकिन कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। मैंने आपको पहले बता दिया, आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो भी प्रैक्टिकल वर्क होते हैं वो थोड़े नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते ही करते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसेस होते हैं वो जो भी स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बोला वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक आइडियल प्रोसेस है, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है कि जो थोड़ा सा हो रहा है फिर वापस वैसे ही वापस हो गया, ठीक है ना। कोई चीज़ अगर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ आपको इनपुट देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस हम कहते हैं कि वो एक जनरल आइडियल प्रोसेस नहीं है, रियल प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके इन्फ्लुएंस निकल के आया कि यूनिवर्स इज ऑलवेज, एक और बात हमें बताती है कि यूनिवर्स हमेशा क्या करता है, एक्सपैंड करता है। हमने कॉस्मोस में थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि यूनिवर्स जितना हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना हम जानते हैं यूनिवर्स, उतना तो है ही, उसके आगे भी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यूनिवर्स हमेशा अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो एंट्रोपी क्या करेगी, हमेशा बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ती जाएगी। वॉल्यूम बड़ा होगा तो चीज़ें तो उतनी ही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने पे क्या हो रहा है, उनको स्पेस ज़्यादा मिलती जा रही है। तो टोटल यूनिवर्स का हमेशा क्या होती है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। लेकिन एक सिस्टम और छोटे से सराउंडिंग की जब हम बात करते हैं उस समय पे हम देखते हैं कि कैसे सिस्टम हमारा बिहेव कर रहा है, क्या वहाँ एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, ये हम देख के चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार डेल्टा सिस्टम सिस्टम बोल रहा था वहाँ पर जब मैं पढ़ा रहा था आपको कि सिस्टम की एंट्रोपी के बारे में हम बात करें, हम यूनिवर्स की एंट्रोपी के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ रही है, ठीक है ना। सिस्टम की एंट्रोपी के साथ क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, ये डिपेंड करेगा हमारी की एंट्रोपी डिक्रीज इंक्रीज कर रही है, प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है ना। तो एंट्रोपी अकेले, एंट्रोपी अलोन कैन नॉट डिफाइन द स्पॉन्टेनिटी। मैंने आपको पहले बताया कि अकेले एंट्रोपी नहीं बता सकती कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है प्रोसेस, क्योंकि जो प्रोसेस हो सकता है कि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो, वो प्रोसेस कराने के लिए आपको हीट और अपनी तरफ से देनी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से वो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एग, इसमें क्या था, आपकी एंट्रोपी बढ़ रही थी, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है ना। ये अभी हमने जस्ट पीछे देखा, बॉइलिंग ऑफ एग में हमारी एंट्रोपी क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी, ठीक है ना। तो बॉइलिंग ऑफ एग में हमारी एंट्रोपी बढ़ती है। जब बॉइलिंग ऑफ एग में हमारी एंट्रोपी बढ़ रही है तो क्या बॉईल करना है, बॉईल करने के लिए आपको टेम्परेचर नहीं देना पड़ा, देना पड़ा, लेकिन तो यानी कि ये प्रोसेस क्या अपने आप हो रहा था, नहीं। इसके लिए तो आप वर्क हीट दे रहे थे, आपने कुछ एनर्जी दी, ठीक है ना। जो जिस प्रोसेस के लिए आप एनर्जी दे रहे हो वो प्रोसेस कैसा है, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा एच इंक्रीज भी होगा फिर भी नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए हम लोग स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया अकेला उसको नहीं दे सकते। ऐसे ही सेम इज़ फॉर इंथैल्पी, इंथैल्पी अकेले नहीं बता सकती कि जैसे मान लो कि आपका प्रोसेस जो है कैसा है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा हो तो वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है वो उसकी वो एनर्जी रिलीज कर रहा हो लेकिन वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ना हो, ठीक है ना। देखेंगे ऐसे केसेस भी देखेंगे। तो इसीलिए हमने एक और थर्मोडायनेमिक क्या कहते हैं, क्वांटिटी को डिफाइन किया गया। जो जो डिफाइन हमने जो जो क्वांटिटी डिफाइन करी है वो क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है। और वो एनर्जी जो गिव्स फ्री एनर्जी वो प्रॉपरली बताती है कि क्या स्पॉन्टेनियस होगा नहीं प्रोसेस, क्योंकि ये गिव्स फ्री एनर्जी दोनों के इफेक्ट को अकाउंट में लेती है, ठीक है ना। तो गिव्स फ्री एनर्जी इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एस एज वेल एज एच इन इट्स वैल्यू, ठीक है ना। उसकी वैल्यू में वो क्या करती है, गिव्स फंक्शन क्या करता है, इस एस और एच दोनों को कंसिडर करता है। और हम बोलते हैं मैथमेटिकली गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर है, एच माइनस टी एस, ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है। तो जब हम स्मॉल चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी देखते हैं तो हम डेल्टा जी की बात करें, जब भी हम लोग को स्पॉन्टेनिटी की बात करनी है तो हम डेल्टा जी की बात करते हैं कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस अपने आप होगा, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और डेल्टा जी अगर जीरो हो जाएगा तो प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ना वो आगे डायरेक्शन में जाएगा ना वो पीछे डायरेक्शन में आएगा। इस समय वो एक स्टेबल स्टेट पे आ चुका है, इस समय पे वो प्रोसेस नहीं लेगा। तो ऐसे ही हम मान सकते हैं केमिकल इक्वेशंस का भी कि अगर केमिकल इक्वेशन में डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन अपने आप होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो रही होगी। और अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो वो रिएक्शन
उसी जगह पे उसी पॉइंट पे बनी रहेगी, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी, ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर डेल्टा जी हमारा कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो डेल्टा जी को हमने डिफाइन किया G1 और G2 माइनस G1 से, ठीक है ना। अब हमने बोला कि जब G1 था तो तब हमारे पास प्रोसेस में H1 उसकी क्या थी, इंथैल्पी थी, ठीक है ना, और S1 उसकी इंट्रोपी थी, और T उसका टेम्परेचर था। सेकंड भी स्टेट में क्या हुआ, हमारा G2 H2 और S2 था, ठीक है ना। तो हमने डेल्टा जी जब निकाला तो कैसे निकाला, G2 माइनस G1 को हमने लिखा S2 माइनस S1 माइनस T इंटू S2 माइनस S1, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने जब D2 माइनस G1 को डेल्टा जी लिखा था, तो S2 माइनस H1 को मैंने डेल्टा एस लिखा, और माइनस लिखा T, इसको लिखा मैंने डेल्टा एस। तो ये हमारा फाइनल गिब्स इक्वेशन बन के आ गई। ये गिब्स इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट गिब्स इक्वेशन है किसके लिए, अगर आपको बताना है कि स्पॉन्टेनिटी है नहीं। यही इक्वेशन बताती है हमारा सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट को। सो सेकेंड लॉ है वो क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आप स्पॉन्टेनिटी के, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, या फिर जो मैथमेटिकली अगर आपको डिफाइन करना है सेकंड लॉ को, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू पढ़ा था, वो हमारा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था, और ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ के स्टेटमेंट। अब इस गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बताया आपको कि अब सोचो कैसे हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव में वर्क होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना, आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ये कितना होगा, डेल्टा एच माइनस में होगा। और अगर डेल्टा एच भी अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो पक्का है कि ये ओवरऑल क्या होगा, ये दोनों की दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाएगी, इसको नेगेटिव बनाएगी। और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो यानी कि ये प्रोसेस अपने आप हो रहा होगा। अपने आप क्यों हो रहा होगा, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इंट्रॉपी इंक्रीज करती है वो अपने आप होता है, हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव है अपने आप हो रहा है, और जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो भी अपने आप होता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। तो जब दोनों की दोनों बातें हमारे को क्या करें कि यहाँ ये प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, ठीक है ना। यही जैसे इसके उल्टा हो जाएगा, अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता और इसमें डेल्टा एस क्या हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता, तो ये वैल्यू माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, डेल्टा एस नेगेटिव है, माइनस टी मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच तो पॉजिटिव होता ही होता है। अब ये दोनों ही जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी पक्का पॉजिटिव आने वाला है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जो आपका एंडोथर्मिक होता है, तो वैसे वो अपने आप नहीं होता है, ऊपर से उसमें डेल्टा एस भी इंक्रीज कर रहा है, तो वो और नहीं होगा। अब दोनों नहीं होंगे तो यानी कि जब वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो जब इन दोनों के पॉजिटिव होने में डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है और वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव होगा तो हमारा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो दो केसेस थे। तीसरा केस हमारा क्या कह रहा है, तीसरा केस हमारा ये कह रहा है कि अगर डेल्टा जी हमारा जीरो के बराबर, दैट मीन डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू हमारी सेम हो जाए, ठीक है ना। डेल्टा एच अगर हमारा है जो आएगा, और टी डेल्टा एस के जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाए सेम, यानी कि पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो और सेम हो जाए, या दोनों के दोनों नेगेटिव हो तो भी सेम हो जाए, मतलब ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है इसका प्रोडक्ट आ रहा है वो सेम हो जाए। तो उस समय पे जो जितना एंडोथर्मिक जो मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, फॉर एग्जांपल डेल्टा नेगेटिव था, डेल्टा एस पॉजिटिव था, जितना मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस इस प्रोसेस को होने के लिए आगे के लिए फ्लो करके पुश कर रहा था कि ये प्रोसेस होना चाहिए, उतना ही डेल्टा एस जो इंट्रॉपी है उस प्रोसेस को होने से रोक रही है, ठीक है ना। तो दोनों काम हो रहे हैं, एक चाहता है कि प्रोसेस हो जाए, दूसरा चाहता है प्रोसेस ना हो। जब दोनों की जो कैपेबिलिटी है वो बराबर हो जाएगी, दोनों के इफेक्ट्स जो हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तो उस समय पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस को होने ही नहीं दे रहे हैं, अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहे हैं। ना ही वो प्रोसेस आगे जा रहा है, ना ही वो प्रोसेस पीछे आ रहा है। अब ना प्रोसेस आगे जाएगा ना प्रोसेस पीछे आएगा, तो क्या करेगा वो, एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा, एक ऐसी स्टेट पे होगा जिस पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेम रहती हैं, उस स्टेट को हम क्या बुलाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बुलाते हैं। इसलिए जब भी डेल्टा जी हमारा जीरो हो जाता है तो हम स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई, इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इक्विलिब्रियम वहाँ पर यही पढ़ना है हमें कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, कहाँ से आता है, किस तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम हमें समझ में आ रहा है कि क्या होता है, वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि सेकेंड लॉ क्या था, ठीक है ना, सेकेंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, कैसे हमने सेकेंड लॉ को बनाया, और उसके बाद हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या आया। गिब्स फ्री एनर्जी GIBBS गिब्स है, GIVES नहीं है, आप इसको इसलिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। ये एक साइंटिस्ट थे गिब्स, उनके नाम पे रखी गई है एनर्जी, उन्होंने डिफाइन करी थी। और गिब्स एनर्जी ही बताती है कि स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है प्रोसेस की। तो आज आपको एक चीज़ समझ में आ गई, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा प्रोसेस हो गया,
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एक प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को डेल्टा जी अपने साइन से बताता है कि उसका साइन कैसा है। वो पॉजिटिव साइन होगा तो यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो यानी कि वो स्पॉन्टेनियस हो गया, और डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ऐसे ही डेल्टा साइन जी का साइन जीरो हो गया तो वो कैसा है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें और याद रख लें कि डेल्टा जी जो है वही बताता है हमारी स्पॉन्टेनिटी, अकेले डेल्टा एस और डेल्टा एच नहीं बता सकते, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर spontaneity, second law, and gives free energy. Next, in next class we will discuss about what is standard gives free energy, and close the topic, and we'll wrap up the chapter by the statement of the third law, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट लिख के हम लोग चैप्टर को रैप अप कर देंगे, और स्पॉन्टेनिटी और इसका रिलेशन हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो आपके होमवर्क में होंगे। मैं आपको होमवर्क में वही देने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस। तो जितना आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है आप उतने तक क्वेश्चंस कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा। मुश्किल से 1 या 2 पेजेस का, यानी कि एक क्लास के और बात बची है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो by the end of this week we will be completing the thermodynamics in all the respect by discussing all the important questions of एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं वही डिस्कस करूंगा जो आप नेक्स्ट मेरे को बच्चे जो आप लोग भेजोगे मुझे कि सर ये वाले क्वेश्चंस आप हमें बता दीजिए। आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसकी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन सा आपने क्वेश्चन मुझसे पूछना है, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को नीचे वहाँ वीडियो के नीचे कमेंट करो। कोई मेरे को व्हाट्सएप पे स्पेशली मैसेज नहीं करेगा, वहाँ पर वीडियो के नीचे आप बस नंबर लिख देना कि क्वेश्चन नंबर सर ये वाला नहीं हुआ हमसे, जब हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो एक्सरसाइज क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा मुझसे नहीं हुआ, वो क्वेश्चन मैं क्लास में आपको वो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। उसी का डिस्कशन होगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं लिखोगे नीचे, कोई कमेंट नहीं आएगा तो मैं कोई भी डाउट नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आई विल एज्यूम कि आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एंड आई विल चेक योर कॉपीज। ओके, थैंक यू।